था कि मूव्स वॉलेटिलिटी जो है फॉरेक्स के अंदर वो इंडियन मार्केट में नहीं है। ये है नितिन, जो अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किए इंडियन मार्केट से, लेकिन वहाँ पे लॉस होने की वजह से वो स्विच कर लिए फॉरेक्स में। एंड अब लास्ट 6 महीने में वो 10 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट कर चुके हैं। एंड वो ट्रेड करते हैं फंडेड अकाउंट में, और उनको फंडेड अकाउंट का पूरा गेम समझ में आ चुका है। जर्नी ऐसी चल रही है, इस साल के एंड तक का गोल है $100,000 टच करने का। उनको मैंने अपना चैनल पे बुलाया टू शेयर एवरीथिंग। तो आज वो शेयर करेंगे एक फंडेड अकाउंट को पास करने के लिए उनका रिस्क मैनेजमेंट का सीक्रेट क्या है, कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, किस बेसिस पे वो ट्रेड करते हैं। अगर एक बिगिनर फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने जा रहा है तो उसके लिए एक रोड मैप क्या होगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके नितिन जी, वेलकम टू द चैनल। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, कौन से सेगमेंट में ट्रेड करते हो, कब से ट्रेड कर रहे हो, कितना पे आउट्स अभी तक आप लिए हुए हो। ट्रेडिंग करते हुए तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। मैंने 2019-20 में ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी ड्यूरिंग द कोरोना टाइम्स। एंड मैंने इंडियन मार्केट से स्टार्ट किया था, जैसे कि सब स्टार्ट करते हैं इंडियन मार्केट से। तो इंडियन मार्केट के अंदर तो इतना कुछ बात बनी नहीं। मैंने 6-8 महीने इंडियन मार्केट में ट्रेड करा, कुछ लॉसेस किए। देन उसके बाद फिर मैंने कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद कर दी थी। और इंडियन मार्केट से भी पहले मैं बाइनरी ट्रेडिंग भी करता था, क्योंकि इनिशियली एक्सपोजर ही उससे होता है लोगों का, जो बाइनरी ट्रेडिंग होती है। देन 2022 में मैंने एक्चुअली में फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। मैंने करेंसी ट्रेड करना स्टार्ट किया था। एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर्स के साथ मैंने स्टार्ट किया था, इनिशियली प्रॉफर्म्स के साथ स्टार्ट नहीं किया था। तो 2022 में मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मैंने पुश किया अपने आप को। 2022 ऐसे निकल गया लॉसेस में। 2023 के अंदर मुझे थोड़ी प्रॉफिटेबिलिटी दिखी। तो 2023 में मैंने अपनी मैं जॉब करता था 2022 21-22 तक। तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, 2023 में जॉब छोड़ दी थी। एंड देन उसके बाद मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी। थोड़ा घर वालों का सपोर्ट भी था, तो फुल टाइम ट्रेडिंग मैं स्टार्ट कर पाया। देन उसके बाद तब भी मैंने रियल अकाउंट से ही स्टार्ट किया था। मैंने फंडिंग अकाउंट का कोई इतना लेना देना था नहीं तब भी। तो पता था फंडिंग अकाउंट्स होते हैं, बट इतना कुछ पता नहीं था उसके बारे में। देन रियल अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट की, कभी $100 के अकाउंट से, कभी $500 के अकाउंट से, ऐसे स्टार्ट की, अपने खर्चे निकाले ट्रेडिंग से। देन मेनली जो प्रॉफिटेबिलिटी आई वो 2024 में आई, जब फंडिंग अकाउंट्स भी पास होना स्टार्ट हुए। बट पे आउट स्टेज तक तब भी नहीं पहुंच पाया था। सबसे पहला पे आउट आया 2025 के अंदर। एंड 2025 में जब पहला पे आउट आया, उससे पहले तो रियल कैपिटल से ही सब कुछ चल रहा था। देन पे आउट आया, पे आउट के बाद फिर कॉन्टिन्यूसली पे आउट आए। तो अभी तक तो मेरा पहला पे आउट अभी 2025 नवंबर में ही आया था। एंड तब से लेकर अभी तक $10,000 के मैं पे आउट ले चुका हूँ। एंड अभी जर्नी ऐसी चल रही है, इस साल के एंड तक का गोल है $100,000 टच करने का, और वो आराम से टच हो जाएगा। पूरा प्लान है उसका कि कैसे $100,000 को टच करना है। एक बार गेम समझ आ जाती है तो ईजी हो जाता है वो सारी चीज़ें। 6-8 महीने में ओवरऑल आप $10,000 का अभी तक $10,000 अप्रॉक्स का पे आउट मैं ले चुका हूँ अभी तक। वेरी नाइस, वेरी गुड। आप जब इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, एक पॉइंट बताइए मेरे को जिसके वजह से आप फॉरेक्स में स्विच हुए। मतलब आपको लगा कि इसी एक रीजन की वजह से मैं फॉरेक्स में जाना चाहिए और कुछ दूसरा कुछ रीजन नहीं है। सबसे बड़ा मेन रीजन जो मेरे लिए था वो था लो एंट्री बैरियर एंड लेस कैपिटल विच इज नीडेड इन फॉरेक्स एज कंपेयर टू इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट के अंदर यू नीड टू हैव मच कैपिटल बिकॉज लेवरेज बहुत कम है। जैसे कि आपको पता 5x की लेवरेज मिलती थी उस टाइम पर, अब तो पता नहीं मुझे कितनी मिलती है। इक्विटी में 5x मिलती है। हाँ, 5x की लेवरेज उस टाइम पे थी। तो मेन रीजन मेरा ये था फॉरेक्स में शिफ्ट होने का कि यहाँ पे मैं मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट कर सकता हूँ, प्रॉफिट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, प्लस मूव्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, और 24/7 मार्केट चल रही है। तो मैं इवनिंग में भी ट्रेड कर सकता हूं। मतलब मेरा मेन ये था कि उसके अंदर तो सुबह 9 बजे उठ के शाम के 3 बजे तक ही ट्रेड कर सकते थे, बट यहाँ पे हम इवनिंग में ट्रेड कर सकते थे, मॉर्निंग में कभी भी ट्रेड ले सकते थे। मतलब चार्ट हमारा स्मूथ चल रहा है, कोई गैप अप्स नहीं है, कोई गैप डाउन नहीं है बीच में, एकदम स्मूथ चार्ट चल रहा है। तो ये चीज मेरे को थोड़ा फैसिनेट करी फॉरेक्स के अंदर, एंड इस वजह से, इस इजीनेस की वजह से मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हुआ। लेकिन ये भी तो डिसएडवांटेज भी तो है ना कि आप सुबह से लेके आप रात तक वही चार्ट्स को देखेंगे। इंडियन मार्केट में आपको पता है 9:15 से 3:30 में खत्म। लेकिन आप फॉरेक्स में जब ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है, ज़्यादा चार्ट्स देख रहे हैं, तो वो ट्रेडिंग वगैरह भी तो होते हैं ना बहुत सारे ट्रेडर्स का। वो भी आपके साथ हुआ होगा या क्या? बिल्कुल, स्टार्टिंग में ओवर ट्रेडिंग हुआ। इस वजह से ही ओवर ट्रेडिंग हुआ कि पूरे दिन मार्केट चल रही है, क्योंकि एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि आपने बताया मुझे, पूरे दिन तो वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पूरे दिन ट्रेड करेंगे, ओवर ट्रेड करेंगे, सारी चीजें लॉस कर देंगे हम। बट मेनली ये रीजन था कि मूव्स वॉलेटिलिटी जो है फॉरेक्स के अंदर वो इंडियन मार्केट में नहीं है। अब हमें पता है यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मूव आना ही आना है, राइट? कि मार्केट ओपन होगी, कोई न्यूज आएगी, मूव आएगा, देन उसके बाद हम अपना मूव कैप्चर कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई मूव आने की। बट इंडियन मार्केट के अंदर ऐसा तो है नहीं कि डेली न्यूज आ रही है या फिर डेली मूव्स आ रहे हैं। वहां पे क्या है कि छोटा सा मोमेंटम आपको कैच करना पड़ता है। मेनली बंदे स्कैल्पिंग ज्यादा करते हैं इंडियन मार्केट में। मैं स्कैल्पर रहा नहीं हूँ शुरू से। मैं रहा हूँ एक डे ट्रेडर जो एक हाई टाइम फ्रेम्स पे थोड़ा ट्रेड करता है, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर के टाइम फ्रेम्स पे। तो मेरे को वो चीज सेट नहीं बैठ रही थी उस टाइम पे।
तो ये रीज़न था यहाँ पे शिफ्ट होने का फॉरेक्स में। बाकी यहाँ स्टार्टिंग में लॉसेज हुए, ओवर ट्रेडिंग भी हुई, बट अब कंट्रोल हो गई है वो सारी चीज़ें। अब पता लग गया है कब मूव आना है और कब ट्रेड करना है, और उसके अलावा कब चार्ट नहीं देखना। सो वो सारी चीज़ें मैनेज हो गई बाद में। ठीक है, हम लोग स्ट्रैटेजी पार्ट पे चलेंगे, डिस्कस करेंगे सेटअप के ऊपर। लेकिन एक बार अगर आप होगा तो अपना डैशबोर्ड अगर शो करोगे, कैसे पे आउट सर्टिफिकेट या कैसे भी। या डेफिनेटली मैं आपको अपना रीसेंट डैशबोर्ड, अपना रीसेंट जो अभी मैंने फंडेड स्क्वाड से अभी मेरा जो है चल रहा है जो, सो दिस इज़ माय फंडेड स्क्वाड डैशबोर्ड। और अभी मेरा करेंटली ये अकाउंट 1 जो एक्टिव है, ये आप देख पा रहे हो, ये चल रहा है। इसके पहले आप देख सकते हो मैंने कितने अकाउंट ब्लो भी करे हैं। तो अकाउंट फेल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुछ भी ऐसा नहीं होता कि हमें पास ही पास होते हैं। अभी ये मेरा डैशबोर्ड है। अभी इसके अंदर मैं एक पे आउट इससे लॉक ऑलरेडी कर चुका हूँ, ये मेरा दूसरा पे आउट इससे मैं लॉक करने वाला हूँ इसी हफ्ते। पिछले हफ्ते मैंने इससे एक $1300 का पे आउट लॉक किया था। इस हफ्ते मैंने यहाँ से ये पे आउट लॉक किया है, और ये मेरी थोड़ी ट्रेडिंग हिस्ट्री रही है इसकी। और अगर मैं अपने विड्रॉल्स दिखाऊँ आपको इसमें, तो एक मेरा इसमें अभी ये लास्ट वीक विड्रॉल अप्रूव हुआ था, ये $1200 का। एंड अभी मैं इससे ये वाला रिक्वेस्ट करूँगा। एक सबसे पहला सर्टिफिकेट तो मेरा ये वाला था जो मैंने लिया था 4 अप्रैल को, सॉरी 28 अप्रैल को पहला पे आउट आया था फंडेड स्क्वाड से। देन दूसरा पे आउट मेरा आया यहाँ से 29 मई को। एंड देन अब तीसरा पे आउट मेरा जो लॉक होगा वो जून में लॉक होगा। एंड देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा इस पे लॉट साइज इंक्रीज करके, थोड़ा अकाउंट साइज इंक्रीज करके, थोड़ा बड़े कैपिटल की तरफ एम करूंगा। देख रहा था आपका वीडियो, कुछ बिटकॉइन वगैरह में भी आप पे आउट्स वगैरह उठाए थे। राइट। अभी मैंने प्रॉप फंडेड एआई से पे आउट निकाले हैं, तो वहाँ से अभी मैंने 2 पे आउट लिए। एंड इससे पहले मैंने फंडेड स्क्वाड से अपने 3 पे आउट लॉक किए हैं, लूसिड से मैंने 3 पे आउट लॉक किए हैं, एंड इसके अलावा फंडिंग टिक से मैंने 1 पे आउट लॉक किया है। पे आउट्स मेरे को एक बार शेयर कर दीजिएगा सो दैट मैं। बिल्कुल मैं आपको सारे सर्टिफिकेट शेयर कर दूंगा, यू कैन शो। जैसे अगर कोई यहाँ पे वीडियो देख रहा है, अगर बिगिनर है, अभी मतलब फॉरेक्स ट्रेडिंग वो स्टार्ट ही भी नहीं किया है, बस थोड़ा बहुत रूल्स वगैरह जानता है, क्या है सब कॉन्सेप्ट वगैरह, पेयर्स वगैरह सब समझता है, अभी शुरुआत करने वाला है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, सीएफडी या फ्यूचर, और क्यों? मेरे हिसाब से सीएफडी से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स थोड़ा सा लाइक एक एक्सपर्ट साइड पे आ जाता है, एक्सपीरियंस साइड पे आ जाता है फ्यूचर्स ट्रेडिंग। उसके अंदर आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होता है, और उसमें थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट आपको देख के करना पड़ता है। एक नया बंदा उसको चीज़ों को समझ नहीं पाएगा जल्दी। तो सीएफडी प्रोफॉर्म के अंदर क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट ईजी है, फंडिंग अकाउंट्स आप पास करोगे, सीखोगे, देन उसके बाद आप पे आउट स्टेज तक पहुंचोगे, तो वो पूरा प्रोसेस से आप निकलोगे, तो आपको सीखने को ज़्यादा मिलेगा, एक्सपीरियंस आपका बढ़ेगा। सीएफडी सस्ते भी हैं, वैसे तो फ्यूचर्स भी सस्ता है, बट सीएफडी के अंदर आप अच्छे से सीख पाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर कोई नया बंदा है तो उसको एटलीस्ट 3 महीने 4 महीने सीएफडी करना चाहिए, एक पे आउट लेना चाहिए, पे आउट लेने के बाद देन फ्यूचर्स पे शिफ्ट होना चाहिए। लेकिन अगर आप रिकमेंड करोगे, बेहतर कौन सा है, विच इज़ बेटर, सीएफडी और फ्यूचर? फ्यूचर्स इज बेटर बिकॉज उसमें इन्वेस्टमेंट कम है, उसमें रिटर्न पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो बस एक कुछ 2 लाइन पे बताइए मेरे को, फ्यूचर में स्केल क्यों किया जा सकता है, सीएफडी में क्यों नहीं? क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर आप ये सोचो कि $50,000 का अगर आप एक अकाउंट लेते हो, तो ऐसे आप 5 अकाउंट खरीद सकते हो $50,000 के, और आप उनको कनेक्ट कर सकते हो एक साथ। तो एक अकाउंट में जो ट्रेड लोगे वो 5 में लग जाएगा। बट सीएफडी के अंदर ऐसा नहीं है। अब मान लो आप $50,000 के 5 अकाउंट्स खरीदते हो फ्यूचर्स में, तो आपकी $2,50,000 की आपको इन टोटल फंडिंग मिल गई, राइट, 5 अकाउंट से। बट अगर सीएफडी में जाओगे तो आपको 250K का एक अकाउंट खरीदना पड़ेगा, जो कि नहीं होता। 200K का मैक्स अकाउंट होता है मोस्टली सीएफडी प्लेटफॉर्म्स में, जिसका भी अमाउंट होता है वो होता है $1,500 $1,200 का एक 200K का अकाउंट मिलता है। बट सीएफडी के फ्यूचर्स के अंदर 250K की फंडिंग आपको $400 की मिल जाएगी, राइट। तो ये फर्क है। बस प्राइस कम है लेकिन रूल्स भी है, जिसके वजह से शुरुआत में आप बना किए। हाँ, मेन रूल्स है, और मेन क्या है कि फेल होने के चांसेस फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सीएफडी, राइट। तो उसमें आपका, अगर आप 5 अकाउंट खरीद रहे हो तो रेडी रहना कि वो 5 अकाउंट जा भी सकते हैं आपके। तो इसलिए आप बोले कि एक बार बंदा सीएफडी में अगर एंट्री करता है तो उसको पूरा रूल्स एंड कॉन्सेप्ट समझ में आता है, मार्केट को समझता है, देन उसके बाद अगर फ्यूचर जाता है तो वो अपना स्केल करने के लिए प्लान करता है। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन था कि जैसे आप ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का बारे में बात किया, लेकिन ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या हर प्लेटफॉर्म्स में वो ट्रेल होते रहते हैं, एक लेवल पे आके रुकते हैं? नहीं तो आप जितना प्रॉफिट बनाते रहोगे तो वो ट्रेल होते रहेंगे, तो एक तो डिसएडवांटेज हुआ। ये रुकते हैं एक पॉइंट पे आके। अगर मैं बात करूं फ्यूचर्स की तो फ्यूचर्स में भी रुकते हैं। अगर मैं बात करूं सीएफडी की तो सीएफडी के अंदर डिपेंड करता है कि क्या वो प्लेटफॉर्म आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन दे रहा है या फिर ट्रेलिंग ड्रॉडाउन दे रहा है।
अगर उसका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है तो वो ट्रेल करता रहेगा जितना भी आप प्रॉफिट बनाते रहोगे। बट अगर उसका स्टैटिक ड्रॉडाउन है या फिर अगर उसका एक डायनामिक ड्रॉडाउन है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके रुक जाएगा, तो फिर वो रुक सकता है। बट फ्यूचर्स के अंदर वो कंप्लीटली रुक जाता है ट्रेलिंग। अगर आप फॉर एग्जाम्पल $50,000 का अगर आपका अकाउंट है, आपने उस पर $3,000 बनाया, आपका $53,000 हो गया वो, राइट। नाउ आप जब अपना पहला पे आउट लोगे तो आपका ड्रॉडाउन $50,000 पे लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप उस पर $60,000 भी बना दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका ड्रॉडाउन $50,000 पे ही लॉक हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये लॉक नहीं हो जाता, जब पे आउट उठा लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके वो लॉक हो जाएगा 50, हाँ, वो ब्रेक इवन पे लॉक हो जाता है। ओके। हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी जाएंगे, लेकिन मैं जब रिसर्च करा था आपके ऊपर, आप एक बात बोले थे कि जब फ्यूचर में आप ट्रेड करते हो, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप ये बोल रहे थे कि आप 0.5 या 0.25 में ट्रेड करोगे तो आप लूप में रह जाओगे 2-3 महीने के लिए। प्लीज़ मेरे को एक्सप्लेन करिए। आई नो द फॉर्मूला, बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ आप क्या चीज़ है। ओके, सो ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि मैं खुद एक उस स्टेज से निकल के आया हूँ जिसके अंदर मैं कम रिस्क करता था। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरा कोई फंडिंग अकाउंट है तो उसमें मैं 0.25 0.5 अगर रिस्क करता हूँ, राइट, तो उसमें क्या है कि मेरे को बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए होगा इन ऑर्डर टू गेट 1% और 2%। अगर मैं 0.5 रिस्क कर रहा हूं तो मेरे को एटलीस्ट 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए 1.5% बनाने के लिए, राइट। वहीं अगर मैं 1% या 2% रिस्क कर रहा हूं और मैं उसके अंदर 1-to-1 भी निकाल रहा हूं तो भी मेरा जो एक गेन होगा वो कितना होगा, अराउंड 1.5 या 2% में आराम से निकाल सकता हूं 1% रिस्क करके। नाउ अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है, अगर आपको पता है कि मेरी स्ट्रैटेजी वर्किंग है, मेरे 10 में से 6 ट्रेड प्रॉफिट में होते हैं, तो मेरे हिसाब से 0.5 या 0.25 रिस्क करना उस केस में बेवकूफी होगी। आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम रिस्क करके अपना चैलेंज पास करके पे आउट अपना फंडेड स्टेज तक पहुंचना चाहिए। फंडेड स्टेज में आप लेस रिस्क करो, बट इवैल्यूएशन में आप थोड़ा ज्यादा रिस्क करके उसको पास करो। क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है, इवन मैं खुद 2-2 महीने 3-3 महीने एक फंडिंग अकाउंट को लेके बैठा रहता था जिसका कोई पर्पस नहीं है। अगर आप एक $10,000 का अकाउंट लेट सपोज खरीद रहे हो, मोस्टली 5,000 और $10,000 का लोग अकाउंट खरीदते हैं जिसकी वैल्यू होती है $50 और $60। अब आप एक $50 के अकाउंट को 2 महीने लेके बैठोगे 0.5 और 0.25 रिस्क करके, तो आप खुद सोचो आपका कितना टाइम वेस्ट हो गया उस $50 के अकाउंट पे। आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है जो आप बना सकते थे थोड़ा हैवी रिस्क करके, वो सारा जा चुका है। चलो ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अकाउंट आपका उड़ सकता है, तो क्या हो गया, $50 की तो इन्वेस्टमेंट है। यू नीड टू हैव सम इन्वेस्टमेंट विद यू इन ऑर्डर टू सस्टेन इन प्रोफॉर्म स्पेस, क्योंकि आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके ही पे आउट लेना पड़ेगा, राइट। ऐसा नहीं है कि एक अकाउंट लिया वही पास होगा, वहीं से पे आउट आएगा, उसी को रिसाइकल करोगे, ऐसा कभी नहीं होता। यू हैव टू इन्वेस्ट, देन आपको देखना है कि मैंने कितना इन्वेस्ट करा, कितना पे आउट लिया मैंने इससे, वही गेम होती है प्लस माइनस की। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको थोड़ा सा हैवी रिस्क करके इवैल्यूएशन में अपना फंडेड स्टेज तक पहुंचना चाहिए, देन उसके बाद आपको थोड़ा लेस रिस्क करके उससे पे आउट लेना चाहिए। मैंने जब अभी कुछ पॉडकास्ट वगैरह में लिया है, मैं आपसे भी यही चीज़ सीखा हूँ कि प्रोफॉर्म कॉन्सेप्ट ही मिल्किंग का कॉन्सेप्ट है। आप जितना चाहे उससे निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पे अगर सोचो कि एक अकाउंट से मैं बहुत बड़ा बनूंगा 5 लाख को, फिर उसी को बड़ा करूंगा, वो कभी ग्रोथ नहीं होता है। यही है सिंपल फंडा। मतलब आप यही बोलना चाह रहे हो कि 5 लाख से पैसा बनाए तो री इन्वेस्ट बड़े अकाउंट में, फिर अब री इन्वेस्ट करो, उसको स्केल करके भी बड़ा करो। एग्जैक्टली वही प्रोसेस है ना। मैं मैथ्स के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि 1:1 पे हम लोग ट्रेड करेंगे एंड 2% का मैं रिस्क मान लेता हूँ, ठीक है, तो आपका ये कहना है कि 2% मैंने रिस्क लिया तो मैंने फर्स्ट ट्रेड, मेरा एग्जांपल प्रॉफिट हो गया, फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिट हो गया तो आप बहुत ठीक हो, 2% आप गेन में हो। क्योंकि ओवरऑल मैंने देखा हुआ है जितना फेज 1 पे शायद 8% या 10% ऐसा कुछ होते हैं, राइट। तो आपको मिनिमम 4 ट्रेड ठीक करना पड़ेगा रेगुलरली 8% पाने के लिए। तो आप दो करके कंटिन्यू करोगे या 2% के बाद आप रिस्क अपना बढ़ाते हो? नहीं, मैं 2-2 करके ही करता हूँ मोस्टली। लाइक 2% रिस्क करा और उस पर 2.5% बनाया या 3% बनाया। 2% रिस्क करके 3% बनाना मेरे हिसाब से लो हैंगिंग फ्रूट है, राइट। अगर आप 2% रिस्क करके 6% बनाने की कोशिश करोगे वो मुश्किल है, पर 1:1.5 अचीव करना बहुत आसान है। तो इसलिए मैं 2% रिस्क करके 2.5% बनाऊंगा एंड ऐसे मैं 3 क्वालिटी ट्रेड्स लूंगा प्रॉपर A+ सेटअप के साथ। एंड चांसेस बहुत ज्यादा है कि 60 से 70% चांसेस है कि वो 3 ट्रेड मेरे सक्सेसफुल होंगे, राइट, अगर मैं उस पर रिस्क कर रहा हूं तो ये मेरा एक पूरा मेथड होता है किसी भी फंडिंग अकाउंट को पास करने का इनिशियली।
अब मान के चलिए फर्स्ट ट्रेड मैंने ट्रेड किया, सेकंड ट्रेड मेरा नेगेटिव चला गया, थर्ड ट्रेड नेगेटिव चला गया, फिर आगे नेगेटिव में आ गए, तो वो भी तो कहीं ना कहीं लूप है कि नहीं है? मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपसे। बिल्कुल एक लूप है, वो भी एक लूप है। और लाइक बट प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि कोई ना कोई ऐसे कॉन्जिक्यूटिव 2 ट्रेड्स होंगे या 3 ट्रेड्स होंगे जो आपके प्रॉफिट में जाएंगे ही जाएंगे ऐसे चल के, राइट। और अगर आपके लूजिंग स्ट्रीक लग गई, लेट सपोज 2 3 ट्रेड 4 ट्रेड लॉस में चले गए, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, दैट इज द सिंपल गेम। कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है भाई, इस वाले चांस में ये वर्क नहीं करा, आई हैव टू बाय अनदर अकाउंट, या फिर आई हैव टू टेक दिस अकाउंट लाइक अपवर्ड, या फिर आपको अपना थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड हल्का सा बढ़ाना पड़ेगा, 1:1.5 तक लेके जाना पड़ेगा। ओके जैसे मैं कुछ मेंटर्स को कुछ इन्फ्लुएंसर्स प्लस मेंटर्स को बोलते हुए सुना नेगेटिव आरआर, वो नेगेटिव आरआर की बात करते हैं कि 2% का अगर रिस्क है तो 1% का रिवॉर्ड प्लान करो। क्या ये सही एडवाइस है या आपके हिसाब से ये गलत होगा? नहीं, सही है ये एडवाइस। इवन मैंने भी नेगेटिव आरआर से काफ़ी ट्रेड्स लिए हैं, और नेगेटिव आरआर वर्क करता है अगर आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी है और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, ओनली देन। अगर आपकी एक्यूरेसी नहीं है अच्छी, स्ट्रैटेजी नहीं पता आपको क्या कर रहे हो आप, तो फिर बेकार है, फिर तो आप लॉस कर दोगे। बट अगर छोटा मूव कैच करना है, नेगेटिव आरआर से करना है, तो वो बहुत ईजी है। लोग फ्यूचर्स में बहुत करते भी हैं नेगेटिव आरआर से अपने अकाउंट्स को पास। ये हम लोग ओवरऑल फंडेड इवैल्यूएशन स्टेज की ओर बात कर लिए। वंस आप ये सब पार करके फंडेड में आ जाते हो, तो अब फंडेड में आपका रिस्क क्या होता है? रिस्क एलोकेशन आप कैसे प्लान करते हैं? फंडेड के अंदर मैं 0.5 या 1% रिस्क करता हूँ, उससे ज़्यादा रिस्क नहीं करता। क्योंकि फंडिंग के अंदर आने के बाद एक अकेला गोल ये होता है कि इससे अब पे आउट लॉक करना है, तो उसके लिए फिर एक्सट्रीम जाने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर आप नॉर्मल भी अगर लाइक 0.5 भी रिस्क करोगे तो वो एनएफ होगा, क्योंकि वो रियल मनी है, फिर वो हमारे अकाउंट में आने वाला है पैसा, तो कोई दिक्कत नहीं है फिर उसके अंदर। अंडरस्टूड, वेरी नाइस। जो लोग देख रहे हो आप बहुत कुछ सीख के जाओगे नितिन सर। ठीक है, तो एक बार होगा तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला वगैरह आपसे जाने हम लोग पूरा, क्योंकि मैं तो इतना समझ में आ चुका है कि पूरा प्रोफॉर्म इंडस्ट्री रिस्क मैनेजमेंट मैथ्स का ही सारा गेम है। इसको जो समझ में आ गया वो तो बहुत सारी चीज़ें क्रैक कर सकता है ना? तो ये ऑलरेडी आप क्रैक कर चुके हो। लेकिन हम लोग एक बार स्ट्रैटेजी के ऊपर भी चलेंगे कि आप किस बेसिस पे, मतलब किस थ्रू में आप ट्रेड करते हो। ऑल राइट, सो मेरा मेन गोल जब भी होता है किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अंदर, तो ये होता है कि मैं सबसे पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर देखता हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है। एंड अगर लेट सपोज, मेरी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर देखता हूँ, स्ट्रक्चर देखने के बाद मैं वेट करता हूँ। एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट, टाइम फ्रेम आपका कौन सा यूज करते हो? मैं 3 टाइम फ्रेम चूज करता हूँ। मैं स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस 4 आवर से, देन आई कम टू 1 आवर, देन आई कम टू 15 मिनट्स। एंड जब मेरा पूरा एनालिसिस हो जाता है इन 3 टाइम फ्रेम्स पे, और अगर मुझे दिख रहा है कि इन 3 टाइम फ्रेम्स के अकॉर्डिंगली मुझे एंट्री मिल रही है, तो मैं इस पे रहता हूँ। अदरवाइज मैं और डीप चला जाता हूँ, 1 मिनट तक भी मैं चला जाता हूँ, और 1 मिनट के लेवल्स भी मैं मार्क करता हूँ। क्योंकि अभी रिसेंटली गोल्ड में जो मूव्स आ रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं, और स्ट्रक्चर बहुत लाइक माइन्यूट से बन रहे हैं 1 मिनट पे, तो वो भी वर्क कर रहे हैं अच्छे। तो मैं 1 मिनट पे भी चला जाता हूँ। मेनली मेरा जो है वो स्ट्रक्चर बेसिस पे होता है। सो लेट सपोज अगर मेरे को दिख रहा है अपसाइड का स्ट्रक्चर है, तो फिर उसके बाद मैं देखता हूँ डिस्काउंट जोन फिब लेवल मार्क करके, एंड मैं देखता हूँ 0.6 टू 0.8 के बीच में जब मार्केट आती है नीचे यहाँ पे, देन जैसी मार्केट यहाँ पे आएगी तो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखता हूँ लाइक दिस। एंड जैसी 1 मिनट पे ये चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, देन यहाँ पे फिर मैं एंट्री अपनी प्लेस करके थोड़ा सा नितिन जी आप एक्सप्लेन करिए, आप उतना ज़्यादा डीप मत जाइए, बस ओवरऑल सिनेरियो एक बार बता दीजिए, सो दैट अगर स्ट्रैटेजी किसी को जानना होगा तो हम लोग फिर से एक बार सेशन कर सकते हैं। अगर ऑडियंस का रिक्वेस्ट होगा तो हम लोग और एक बार कर पाएंगे, लेकिन ओवरऑल एक ब्रीफ बता दीजिए थोड़ा सा। ये मैंने ब्रीफ ही बताया है वैसे तो, बट मैं आपको एक बेसिक ब्रीफ बता देता हूँ कि आई लुक फॉर मार्केट स्ट्रक्चर, वेट फॉर द प्राइस टू कम टू माई लेवल, दैट इज डिस्काउंट लेवल। ऑब्वियसली मार्केट ऊपर जा रही है तो डिस्काउंट पे तो आएगी, तो मैं डिस्काउंट पे अपना बाय लेता हूँ, राइट। और अगर मार्केट नीचे जा रही होती है तो मैं अपना प्रीमियम पे, जो प्रीमियम जोन होते हैं वहां पे मैं सप्लाई पे सेल लेता हूँ। मेरा बस यही सिंपल है, मैं मार्केट स्ट्रक्चर देखता हूँ एंड देन आई टुक दिस। जैसे कल का अगर मैं आपको ट्रेड बताऊं, तो कल मार्केट अगर आप देखोगे, सो प्राइस वाज कमिंग डाउन लाइक दिस, लोअर लो एंड लोअर हाई इट वाज मेकिंग लाइक दिस, and this was my premium zone here. So price yesterday fall in NFP from this zone only, right? This is my 1 minute level that I marked there, and price fall from the same level. So yes, so this is the type of trades that I take, and I only trade gold. I don't trade in any other currency pair or any other pair. I only trade gold. Apart from this, I trade BTC, right? So these are the 2 pairs that I trade. Simple. एक बार हम लोग गोल्ड का चार्ट देखेंगे, गोल्ड का चार्ट देखेंगे। हाँ, जैसे आप मार्क किए वो पॉइंट्स वगैरह,
एग्जैक्टली उसी जोन्स को ही आप क्यों मार्क किए कि उसी से ही मार्केट रिवर्सल है? क्योंकि वो स्टार्टिंग से भी हो सकता था, मतलब आप पुल बैक जोन को ही क्यों कंसिडर किए और उसमें ऐसा क्या प्लान है आप? ओके, सो बेसिकली मैंने इस जोन को इसलिए मार्क किया बिकॉज ये लास्ट एक लेवल था सेलर्स का जहां से उन्होंने रिएक्शन दिया था मार्केट में नीचे की तरफ। और अगर ये जोन ब्रेक हो जाता तो मैं समझता कि बायर्स मार्केट में आ चुके हैं, बट ये जोन ब्रेक ही नहीं हो पाया। तो यहां पे मैंने देखा कि प्राइस यहां पे रेजिस्ट कर रहा है और ऊपर नहीं जा पा रहा है, तो इसलिए मैंने इसको मार्क किया था और इसलिए मैंने इसका वेट किया था कि यहां पे आके मैं देखूंगा कि प्राइस में क्या रिएक्शन है एंड देन उसके बाद मैं एंट्री लूंगा। काफी लोग क्या करते हैं, वो मार्क करते हैं लेवल, लिमिट ऑर्डर सेट कर देते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट वहां आएगी, टच करेगी, मेरे लेवल पे चली जाएगी ऊपर या नीचे। बट ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मैं आपको एक चीज बताता हूं जो मेरे को मैंने पढ़ी थी एक बुक में, दैट ईच एंड एवरी आउटकम इज यूनिक एंड रैंडम इन ट्रेडिंग, राइट? सो वी डोंट नो, चाहे हमारा 100% विन रेट भी है ना, वी डोंट नो कि ये ट्रेड मेरा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। वी डोंट नो, वी आर कंप्लीटली अनअवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वेदर दिस ट्रेड विल बी सक्सेसफुल और नॉट। तो दैट इज वाई मैं हमेशा वेट करता हूं प्राइस का हमारे लेवल पे आने का, रिएक्ट करने का, देन अगर मेरी डायरेक्शन में जा रहा है, क्या मैं सही हूं, तो मैं एंट्री लेता हूं, अदरवाइज मैं नहीं लेता एंट्री। तो ठीक है, हम लोग ये समझते हैं कि आप देखते हो लेटेस्ट जहाँ पे मार्केट में एक शार्प फॉल हुआ है, एक अच्छा जो स्विंग है, उस चीज़ को आप देख के करते हो। और आप जैसे बोले कभी कभी आप फिब के हिसाब से भी ट्रेड करते हो, तो फिब कहाँ पे आप यूज करते हो जैसे? सो बेसिकली फिब लेवल में जो यूज करता हूं, जैसे अगर मान लो मार्केट अगर ऊपर की तरफ जा रही है लाइक दिस, तो मैं लो से इस पॉइंट, लो पॉइंट से हाई पॉइंट तक जहां तक मार्केट गई है वहां तक फिब ड्रॉ करता हूं, नीचे से ऊपर ही ना बाय साइड। एंड इसके अंदर मैं 60 to 80% के डिस्काउंट लेवल्स को देखता हूं, ठीक है? एंड जब मार्केट प्राइस इनके इस लेवल पे आ जाता है, देन यहां पे फिर मैं अपनी एंट्री प्लान करता हूं बाय साइड की। तो ये मेरा एक बेसिक वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक वर्ड भी यूज किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर का। सो प्राइस जब यहाँ पे आ जाता है तो प्राइस ऑब्वियसली नीचे ऐसे आएगा, लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आएगा, ऐसे तो गिरेगा नहीं सीधा एक ही लाइन में। तो जब ये लोअर लो लोअर हाई बना के नीचे आ रहा होता है तो मैं वेट करता हूं कि किसी हाई को ब्रेक कर दे, स्मॉल हाई को ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम। जब ये ब्रेक करेगा इसको, देन उसके रिट्रेसमेंट पे आई विल प्लान अ बाय। ओके, 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप अगेन स्विच करके फिर आप एंट्री अपना प्लान करते हो। एग्जैक्टली। अभी किसी बिगिनर को मान के चलिए, किसी बंदे के पास टोटल अभी कुछ नहीं है, मतलब वो एक 20 साल का बंदा है, उसके पास ओनली 10 से 20 हज़ार रुपये है, ठीक है, 20,000 है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस बताओगे कि आपको एग्जैक्टली इसी प्रोसेस में जाना चाहिए? मैंने जो गलती किया हुआ है आपको, या मैंने जो सही तरीके से चूज़ किया है, इस एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले उसको क्या करना चाहिए, स्टेप 2 में क्या करना चाहिए, स्टेप 3 में क्या करना चाहिए, एक बार बताइए। ओके, सो अगर कोई बिगनर है जिसने नया नया मार्केट में आया है, ट्रेडिंग स्टार्ट की है, कुछ भी नहीं पता उसको, तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उसको एक बेसिक फाउंडेशन अपनी क्रिएट करनी चाहिए, सीख कर ट्रेडिंग। और उसको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा अपना ध्यान देना चाहिए और सीखना चाहिए कि मार्केट बिहेव कैसे कर रही है, थोड़ा ऑब्जर्व करना चाहिए। एंड देखो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं अभी आजकल यूट्यूब पे अवेलेबल, तो वहाँ से भी वो कर सकता है। बट मैं उसको सजेस्ट करूंगा कि भाई मेंटोर ना बदले अपना बार बार, अगर एक बंदे से सीख रहा है तो उसी से सीखे, उसी की स्ट्रैटेजी सीखे, तो सीखने के बाद वो उसको इम्प्लीमेंट करे धीरे धीरे। उसको इम्प्लीमेंट कैसे आप कब बोलोगे आप? इंप्लीमेंट उसको ऐसे करना पड़ेगा, उसको इनिशियली तो मार्केट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा विदाउट डूइंग एनीथिंग, सिर्फ ऑब्जर्विंग करना पड़ेगा कि डेली आए, अपने लेवल्स मार्क करे और देखे कि मेरे लेवल सही में वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे। ऐसे उसको 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते करना चाहिए, ठीक है? देन उसके बाद उसको एक छोटा सा फंडिंग अकाउंट खरीदना चाहिए, लेट सपोज $5,000 का उसका एक फंडिंग अकाउंट खरीदना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे बताया 10 से 20 हज़ार रुपए हैं उसके पास। एक $5,000 का फंडिंग अकाउंट आज के टाइम पे 2,500 से 3,000 रुपए का आता है। तो अगर मैं एक फंडिंग अकाउंट की वैल्यू 3,000 लेके चल रहा हूं, तो ऐसे वो कहीं ना कहीं 5 से 6 फंडिंग अकाउंट आपके खरीद सकता है, राइट? तो उसको 5 से 6 तो नहीं बोलूंगा मैं खरीदे, एक खरीदे, उस पर ट्रेड करे, देखे कि भाई मैं कितने टाइम में फेज 1 फेज 2 क्लियर कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, एंड देन वो वहां से अपनी जर्नी को स्टार्ट करे। इवेंचुअली वो देखेगा कि 2-3 महीने 4 महीने में जब वो पास फेल करेगा तो उसको समझ आ जाएगी गेम। और आपको भी पता है ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जो एक्सपीरियंस से ही समझ आती है किसी को। अगर आप बुक्स पढ़ लोगे, सारी चीजें पढ़ लोगे, तो इतना कुछ समझ नहीं आएगा, लॉस करके ही, ठोकर खा के ही समझ आती है चीजें। तो यही उसको, मैं तो यही बोलो, बिगनर आ रहा है तो भाई अगर 3-4 महीने लॉस हो रहा है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, लॉस ले लो,
बट इवेंचुअली जब आपको पता लगेगा कि भाई क्या चीज़ है, कैसे गेम क्रैक हो रही है, देन आप समझ जाओगे। बस रिस्क मैनेज करके चलो अपना। क्योंकि पता है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी, माइंडसेट, ये बोल जितना ही कोई बोल दे, जितना भी इन्फ्लुएंसर बोल दे, ये कभी सीखा नहीं जा सकता है। ये ओनली बार बार माथा पीट के आके मार्केट में सर पीट के गलती कर करके खुद का हाथ जला के तभी हम सीख पाएंगे। माइंडसेट ओनली अर्न मार्केट से ही बनेगा, और वही सबसे बड़ा गुरु है। और ट्रेडिंग की एक बेस्ट बात मैं आपको बताता हूँ, जो बंदा ट्रेडिंग में आ गया एक बार और उसको पता लग गया कि भाई यही चीज़ है जो मेरे को आगे लेके जा सकती है, और वो गिव अप नहीं कर रहा, वो कहीं ना कहीं से भी पैसे अरेंज कर लेगा ट्रेडिंग के लिए। वो कहीं ना कहीं से भी, अगर आपकी जेब में अभी कुछ भी नहीं है ना, और अगर आप ट्रेडिंग में आ गए और आपका पैशन है, मतलब पैशनेटली कर रहे हो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे, पैशनेटली कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ कर ही लोगे। और ये हर ट्रेडर की कहानी है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता है। अभी मैं आपको एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, जो भी ऑलरेडी ट्रेडिंग कर चुके हैं, अभी फॉरेक्स ट्रेडिंग में कर रहे हैं, लेकिन वो स्केल नहीं कर पा रहे। मतलब वो जो $5,000 से वो कर रहे थे 7 महीने पहले, आज ही वो $5,000 से चल रहे हैं और अभी ग्रो नहीं कर रहे हैं। आप अपना एक्सपीरियंस से मेरे को बताइए, कोई बंदा स्केल कैसे करेगा? मतलब मान के चलिए आप जैसे बोले अभी $5,000 से उसको 15,000 का प्रॉफिट हुआ, व्हाट इज द नेक्स्ट गोल? उसका क्या प्लानिंग है नेक्स्ट का? अगर उसको $1,500 का प्रॉफिट हो गया है, तो मेरे हिसाब से उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट या फिर उसका 80% तो एक $25,000 के अकाउंट में डालना चाहिए। डायरेक्ट 5,000 25,000? मतलब 5,000 या फिर 10,000 भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं सजेस्ट करूंगा 10,000 ना लेके 25,000 ले, ताकि थोड़ा सा ना उसका एक्सपोजर ज्यादा मिल पाए उसको, राइट। $25,000 का अकाउंट भी ज्यादा महंगा नहीं आता है, तो $25,000 का अकाउंट लेना चाहिए, एंड देन फिर वहां से स्केल करना चाहिए। स्टार्टिंग के अंदर सारी इन्वेस्टमेंट स्केलिंग पे होनी चाहिए, कि जो भी पे आउट आए सीधा लगा दो मार्केट के अंदर, और स्केल करने पे ध्यान दो। एक पॉइंट ऑफ टाइम में उतना ज़्यादा आपको रिटर्न आएगा, बहुत कम परसेंटेज। मतलब आप मान के चलो आपके पास $100,000 का भी है, 1% भी आप बहुत ज़्यादा वैल्यू उसका मायने रखता है। एग्जैक्टली। लेकिन एक बात है मेरा कि आपको कितना लगता है जनरली एक बंदे का 60% विन रेट है, आप 1:1 1:1.5 वो लेता है। अगर मैं हिसाब सिंपल लगाता हूँ, आपको इतना आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स कैलकुलेशन करना बहुत ईजी लगता है कि ये वो हो जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, इतना एक्सपीरियंस है कि कितना अकाउंट बंदा लेता है, कितना उड़ता है, कितना रहता है उसके पास? मतलब अगर 3 अकाउंट लेता है, 5 अकाउंट लेता है, आपको पता है कि मैं अभी तक मेरे एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इतना अकाउंट तो उड़ेंगे ही उड़ेंगे और इतना रहेंगे ही रहेंगे ऐसे। मैं आपको बता देता हूँ भाई, कि अगर मैं अपनी बता देता हूँ, अगर मैं 10 अकाउंट खरीद रहा हूँ, तो 10 में से मेरे 4 या 5 उड़ेंगे, 5 से मैं निकाल लूंगा पे आउट, तो मेरा 50-50% का ही रहता है, राइट। क्योंकि मैं अग्रेसिव जाता हूँ थोड़ा इवैल्यूएशंस के अंदर। अगर मैं उसमें भी बहुत लीनियंट जाऊँ, सारी चीज़ें थोड़ा सा और लाइक टाइम देके करूँ, तो शायद मेरे 5 भी ना उड़े, जो रिमेनिंग है 2-3 ही उड़े। डिपेंड करता है कितने अग्रेसिव जा रहे हो आप। बट अगर आप 10 अकाउंट खरीद रहे हो, तो 5 आपके उड़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, 6 भी उड़ सकते हैं। बट 4 जो आपके रह गए, उससे जो आप पे आउट लोगे, वो पूरा रिकवर कर देगा आपकी इन्वेस्टमेंट को, जो भी आपने लगाई है। बहुत बहुत कुछ समझ में आया आपसे आज, बहुत कुछ सीखने मिला। ऑफ कोर्स बहुत लोगों को सीखने मिला होगा। लेकिन लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आप टाइम ट्रैवल करके आप फिर से अगेन 2023 में चले जाते, 22 तो आपका इंडियन मार्केट में चला गया, चलो इंडियन मार्केट में ही चले जाते हैं, 2022 में फिर से आप चले जाते, उस यंगर नितिन को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? कुछ सीक्रेट, आप अभी तक इतना साल में कुछ सीक्रेट आपको पता होगा जो आपको 2022 में नहीं पता था? यार सीक्रेट मैं एक चीज बोलूंगा, जो उस टाइम पे था नहीं था और अब है, लाइक उस टाइम पे था और अब नहीं है, वो है डर। उस टाइम पे डर था थोड़ा, कि ये चीज चला गया तो, ये अकाउंट चला गया तो मैं कैसे आगे लेके जाऊंगा, ये इसके बाद क्या होगा अगर ये चला गया तो ये डर निकाल दो कि भाई ये चला गया तो क्या होगा, भाई वो चला गया तो कुछ और भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो डर अब नहीं है मेरे अंदर कि भाई अगर ये अकाउंट चला गया तो क्या होगा। तो मैंने जब से वो डर निकाला है ना, तब से चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो गई हैं, ठीक है। तो ये सीक्रेट चीज है जो मैं, मेरे हिसाब से, वैसे तो ये बहुत कॉमन है, बट ये सीक्रेट है मेरे लिए, कि वो डर मैंने हटा दिया। मेरे एक नोन में एक ट्रेडर है, ही इज ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, ही इज टेकिंग पे आउट्स लाइक मोर देन $20,000-30,000, 20 साल का लड़का है। मैंने जब उससे पूछा ना, मैंने उससे बात करी, मेरे इंस्टा पे उसका इंटरव्यू भी है, तो मैंने उससे बात करी कि कब से ट्रेड कर रहा है। उसने मेरे को बताया वो 15 साल की उम्र से ट्रेड कर रहा है, 15-16 साल की उम्र से। आप खुद सोचो, अब जब वो 16 साल का था तब से ट्रेड कर रहा है, 20 में पे आउट लेने लगा, 16, 17, 18, 19, 20, 4 साल उसने दिए। हाँ भले ही उसने जल्दी स्टार्ट किया, बट 4 साल भी तो दिए ना उसने। तो मैंने आज तक, अभी तक, लाइक जब से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की है, कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने ट्रेडिंग स्टार्ट की हो 2-3 महीने में ही वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया हो,
यू हैव टू गिव एटलीस्ट 1 to 2 years, और अगर दे सकते हो तो ही आना इस लाइक इंडस्ट्री में, अदरवाइज देर इज नो पॉइंट, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता होता है और बहुत मुश्किल रास्ता होता है, और बहुत लोग भी छूट जाते हैं, और डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एज अ ट्रेडर। आपको तो पता ही है कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर सहन कर सकते हो, सारी चीज़ें हैं तो आना, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट। बट एक बार सीख ली, सारी चीज़ें समझ ली, तो देर इज़ नो गोइंग बैक देन। ये बहुत सारा इंसाइट्स आज के वीडियो से मिला होगा बहुत लोग को। मैं बता रहा हूँ, मेरे अभी मैं बहुत सारे पॉडकास्ट लिया हुआ, अभी तो मेरा पॉडकास्ट का जर्नी ही स्टार्ट हुआ, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट मैं बोलूँगा, क्योंकि इतना सारा चीज़ आप शेयर किए फ्यूचर्स के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर गाइस आप लोग चाहते हो कि हम लोग नितिन के साथ बैठ के कोई स्ट्रैटेजी, उनके स्ट्रैटेजी के ऊपर पूरा डिटेल में ईच एंड एवरी पॉइंट डिस्कस करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अपनी स्ट्रैटेजी बताने में सबको। ओके ठीक है। तो गैस प्लीज़, क्योंकि आज हम लोग नितिन के बारे में जानना चाह रहे थे कि उनका जर्नी क्या है, उनका जो फॉर्मूला है वो शेयर किए। लेकिन अगर आपको सच में स्ट्रैटेजी जानना है कि पूरा फुल प्रोसेस में, तो कमेंट कर दीजिए, तो हम लोग एक बार सेशन कर लेंगे। मे बी उनका तब तक $30,000 हो गया होगा, हो सकता है $100,000 ना हो गया हो। हाँ मे बी ये भी हो सकता है। ठीक है, थैंक यू नितिन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत मजा आया। अगर आप लोग चाहते हो मैं पॉडकास्ट में और वैल्यूएबल गेस्ट लाऊं, तो सबको सब्सक्राइब कर देना। उससे आपका ₹1 नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट ला पाऊँ। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो सबको लाइक कर दो, और जो भी क्वेश्चन है आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।